तो जितना ज़मीन नरम होगा उतना इसका बल्ब जो है बड़ा बनेगा। फरवरी और मार्च का महीना ये चूँकि बीमारियों का महीना है, इसमें थ्रिप्स का अटैक भी आता है, इसमें जो है जो हमारे लीफ के डिजीज है ना वो भी आते हैं। संजेंटा की वॉल्यूम फ्लेक्सी, वॉल्यूम फ्लेक्सी प्लस उसके साथ टाल स्टार। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान गार्लिक ग्रोवर्स इस्माइल भाई स्वाबी से हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले 6-7 साल से जीवन गार्लिक का एक्सपीरियंस, उससे पहले PhD स्कॉलर, अगेन जो है स्पेशलाइजेशन की हुई है जेनेटिक्स में, ब्रीडिंग में प्लांट्स की। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इनसे कोई अच्छा मशवरा G1 गार्लिक के रिलेटेड जो लगाना चाहते हैं, जो अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, अच्छी ग्रोथ, बीमारियों से महफूज रखना चाहते हैं, तो वो भाई वीडियो को कोशिश करिएगा कि अगर आपको भी अच्छी फीड लगानी है तो इसमें वो वीडियो भाई लाजमी एंड तक देखें और शेयर करें ताकि किसी लगाने वाले नए बंदे का फायदा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू नादर भाई। पाकिस्तान गार्लिक ग्रोवर्स स्वाबी विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बड़ा अच्छा लगा जी आपके पास आके। फसल आपकी बहुत अच्छी है। थैंक यू। और दिल खुश हो रहा है कि इस तरह की जो आम किसान है उनकी भी इसी तरह की फसल हो तो मजा फिर है। बेशक। इस्माइल भाई, शुरू करते हैं जमीन से कि G1 गार्लिक के लिए कौन कौन सी जमीन मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। G1 गार्लिक के लिए मतलब मेरा ज़मीन या रेतली मेरा ज़मीन, वो ज़मीन जो मतलब नरम हो और जिसमें पानी जज़ब करने की सलाहियत मौजूद हो, जो फर्टाइल ज़मीन हो, जिसको मतलब हम मेरा या रेतली मेरा ज़मीन कहते हैं, वो इसके लिए बहुत मौजूद ज़मीन है। जिस जगह जिस फील्ड में हम बैठे हैं ये जो है मतलब रेतली मेरा ज़मीन है। इसमें सिल्ट देखो उसकी ज़मीन की 3 किस्में होती हैं। एक होता है सिल्ट, एक होता है क्ले और एक होती है सैंड, रेत। ठीक है, तो जिस ज़मीन में रेत ज़्यादा हो वो ज़मीन इसके लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है। जिस ज़मीन में सिल्ट और क्ले की इक्वल प्रोपोर्शन हो वो ज़मीन, जिसको हम लोमी ज़मीन कहते हैं, मतलब लोमी ज़मीन या सैंडी लोम, इसका भी हम सैंडी लोम ज़मीन कहते हैं ना, इसमें लोम ज़्यादा है थोड़ा बहुत इसमें सैंड भी ज़्यादा है। मेरा भी यही है। इसको मतलब देखो इंग्लिश में इसको लोम और सैंडी लोम ज़मीन बोलते हैं, उर्दू में इसको मेरा और रेतली मेरा ज़मीन बोलते हैं। तो मेरा और रेतली मेरा, अभी अब देखो बिल्कुल नरम ज़मीन, इसकी मिट्टी देखो काली मिट्टी है, शक्कर की। हाँ बिल्कुल। तो वो ये ऐसी ज़मीन जो है इसके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि ये मतलब इसका बल्ब नीचे ज़मीन में बनता है, तो जितना ज़मीन नरम होगा उतना इसका बल्ब जो है बड़ा बनेगा। ठीक है। G1 लहसुन लगाने के सबसे बेहतर दिन कौन से हैं, पंजाब के और KPK के? अच्छा, अभी अगर हम KPK और पंजाब का मौज ना करें तो हमारे KP में मतलब एक हमारा सेंट्रल KP है, एक हमारा साउथ जोन है, एक हमारा जो है ईस्टर्न नादर्न जोन है। इस तरह पंजाब में जो है एक हम उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मतलब सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब। तो जो सेंट्रल पंजाब या जो सेंट्रल खैबर पख्तूनख्वा, बल्कि मैं पूरा खैबर पख्तूनख्वा का कहूँगा, पूरा खैबर पख्तूनख्वा और सेंट्रल पंजाब, उसके लिए आइडियल टाइम जो हमारे 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, उसके लिए आइडियल टाइम जो है वो 20 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक। 5 अक्टूबर से लेट ना करें, ये बेहतरीन डेज है ना। 20 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ये इस टाइम उसको लगाना चाहिए। जो साउथ पंजाब है, साउथ पंजाब में तकरीबन मेरे ख्याल में 10 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर के दरमियान उसको लगाना चाहिए, तो ये बहुत आइडियल टाइम होगा। KPK जो है मतलब 20 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर के दरमियान। 20 सितंबर ज्यादा अच्छे दिन फिर यही है कि 20 सितंबर से 5 या 10 अक्टूबर के दरमियान आप 10 अक्टूबर से पहले लगाना चाहिए, बाद में नहीं। मतलब बाद में अगर आप लगाएंगे ना तो आपको उसी तरह पैदावार नहीं मिलेगी, मतलब हो तो जाएगा लेकिन जो पैदावार आप लेना चाहते हैं ना वो आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है। इसके बाद ग्रेडिंग करके सीड, मतलब छोटा बड़ा अलग करके लगाना चाहिए, एक साथ लगाना चाहिए? ग्रेडिंग बहुत बेहतरीन है, मतलब ग्रेडिंग करनी चाहिए, कम से कम 3 ग्रेड्स बनाने चाहिए, मतलब सबसे बड़ा ग्रेड, फिर दरमियाना ग्रेड, फिर छोटा ग्रेड। जो बड़ा ग्रेड होता है ना उसमें तकरीबन 60-70 तुरिया होती है 1 किलो में, इसको हम बड़े A+ ग्रेड में डालते हैं ना। फिर जो दरमियाना ग्रेड है जिसको हम A ग्रेड कहते हैं ना, उसमें तकरीबन 100 से लेके 140-150 तुरिया जो है ये हमारा A ग्रेड है। फिर जो B ग्रेड है ना, B ग्रेड तकरीबन ये हमारा 200+ तुरिया उसकी 1 किलो में होती है। तो इसको अगर आप अलग लगाएंगे
तो एक तो आप उसके लिए न्यूट्रिशन भी प्लान कर सकते हैं। आप बताएंगे मतलब मैंने सबसे बड़े ग्रेड के लिए क्या न्यूट्रिशन रखनी है, फिर मैंने दरमियाने ग्रेड के लिए क्या न्यूट्रिशन रखनी है, फिर मैंने छोटे ग्रेड के लिए क्या न्यूट्रिशन रखनी है। क्योंकि जो बी ग्रेड है ना, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा होता है, वो पौधे भी छोटा निकालता है, तो उसके लिए आपने न्यूट्रिशन ज़्यादा रखनी होगी ताकि इसका वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो बढ़ जाए। अभी अगर आप देखें मतलब अगर आप हमारे फील्ड देखें, हमने फील्ड में ग्रेड वाइज सीड लगाया है। मतलब ये अभी जिस फील्ड में हम बैठे हैं हमारा A+ ग्रेड सीड यहाँ पे लगा है। तो जो हमारा छोटा ग्रेड सीड लगा है ना, उसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देते हैं। अच्छा, सबसे शुरू करते हैं मेन बात कि इसकी ज़मीन की तैयारी, बेसल डोज, फसल लगाने से पहले कौन सी चीज़ इसमें लाजमी ज़रूरी है? अच्छा, चूँकि NARC G1 जो फसल है ना, ये चूँकि लाखों करोड़ों की फसल है, तो इसके लिए बहुत एहतियात करना चाहिए। ज़मीन की तैयारी में स्टार्ट से ही शुरू करना चाहिए, ज़मीन को अच्छी तरीके से तैयार करना चाहिए। तो आपका जो सबसे पहला स्टेप है वो आपकी है ज़मीन की तैयारी। ज़मीन में अच्छी तरीके से हल चलाना, इसमें एक बार कम से कम, बल्कि जो सबसे पहला स्टेप है इसका, आप ज़मीन को लेज़र लेवल करें, फिर उसमें आप चिज़ल चलाएं, चिज़ल आप लाजमी ज़मीन को दें, ठीक है। तो मतलब अभी अगर मैं अगले मतलब चूँकि वीडियो अभी हम बना रहे हैं, अभी मतलब फरवरी का महीना है, अभी मई में इसकी पटाई होगी, फिर अगले सीज़न की तैयारी होगी। तो मैं उस मुनासिबत से मैं बात करूँगा। जब मई में इसकी पटाई होगी, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी ज़मीन को लेज़र लेवल करना है। उसके बाद आपने ज़मीन में चिज़ल चलानी है। चिज़ल चलाने के बाद फिर आपने ज़मीन में डालना है गोबर, ठीक है। 2 किस्म के गोबर खाद हम डालते हैं। एक हमारा होता है फार्म मेड मैन्योर, जो कि जानवरों का डंग गोबर है। एक होता है हमारा पोल्ट्री मैन्योर, जो कि हमारे चूज़ों का गोबर है। तो जो कोशिश करें जून जुलाई में, क्योंकि अक्सर गोबर जो है वो पुराना नहीं मिलता, ताज़ा गोबर मिलता है। तो आप कोशिश करें जून में आप गोबर डालें। जून में मैक्सिमम 15 जुलाई तक आप गोबर ज़मीन में डालें, ताकि वो ज़मीन में अब मिक्स हो के ज़मीन में हल हो जाए, ज़मीन में प्रॉपर डिकम्पोज हो जाए। पोल्ट्री मैन्योर आप कोशिश करें कि आप पोल्ट्री मैन्योर जो है वो आप अगस्त में डाल दें, ठीक है। जिस ज़मीन पे आप गोबर डालते हैं, कोशिश करें उसमें आप जंतर लगाएं, जंतर को रोटावेट करें, और उसके बाद आप पोल्ट्री मैन्योर लगा के उसको भी रोटावेट करें। पोल्ट्री मैन्योर अगस्त में लगाने चाहिए। और फिर जाके, चूँकि मतलब पोल्ट्री मैन्योर को भी डिकम्पोज होना पड़ता है, उसको भी तकरीबन 1 महीना मिल जाता है, गोबर खाद को 2 महीने 2.5 महीने मिल जाता है ना। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बेहतरीन है, बहुत आपकी ज़मीन बहुत प्रॉपर बन जाएगी। फिर जब आप ज़मीन की तैयारी करेंगे मतलब काश के लिए, तो आपने फिर मतलब जो हमारी मसनूई खादें हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, वो आपने डालते हैं। तो जो मेरा प्लान है, मैं फी एकड़ डोज में बताता हूँ ना, मैं 2 बैग DAP फी एकड़ डालता हूँ। एक बैग जो है मैं SOP सल्फेट ऑफ पोटाश 50 kg। इसके साथ मैं जो है जिंक 6 kg डालता हूँ, और 3 kg मैं बोरान डालता हूँ, और तकरीबन मैं 10 kg सल्फर, ये उसका जाफर का, ये मैं डालता हूँ। ये फी एकड़ मेरा डोज है। जो मेरा प्लान है फी एकड़ का, मैं 100, 80, 60 ये रेशो में रखता हूँ। मतलब 100 kg नाइट्रोजन, 80 kg पोटाश, और 80 kg फास्फोरस और 60 kg पोटाश, ये मेरे फी एकड़ डोज है। अच्छा, फास्फोरस के लिए मतलब ज़मीन की तैयारी में मैं DAP डालता हूँ एज अ सोर्स। उसके बाद फिर मैं नाइट्रोफास डालता हूँ, मतलब वक्फे से ना। नाइट्रोजन के लिए मैं डालता हूँ मतलब सबसे पहले मैं यूरिया अप्लाई करता हूँ। उसके बाद जो है फिर मैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट। तो देखिए, बेसल डोज हमारी हो गई। जी। सल्फर 10 किलो, जिंक 2 DAP, 50 किलो SOP, ये ज़मीन की तैयारी का बेसल डोज हो गई। केले बना लेंगे, केले के बेसल डोज हो गई, केले बन गई। उसके ऊपर जो है अभी हमने बनाया है रेस बेड शेपर बनाया है ना, रेस बेड शेपर बनाया है, जिसके ऊपर हम 7 इंच के फासले पे हम सीड लगाते हैं। 7 इंच और 6 इंच के फासले पे आपने सीड की बजाई कर ली। सीड की बजाई में कोशिश करनी चाहिए कि आपने सीड को पूरा दबाना है, ठीक है। इसके ऊपर नेकेड नहीं छोड़ना है, नंगा ना छोड़ना है। अगर नजर आए तो उस पर एक तो परिंदों का भी अटैक होता है। दूसरा, अगर आप उसको दबा के रखें ना, तो उसकी जर्मिनेशन भी जल्दी हो जाती है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। अगर आप उसको खुला छोड़े ना, तो उस पर धूप पड़ती है, धूप से उसकी जर्मिनेशन भी लेट हो जाती है, और उसका प्लांट ग्रोथ भी स्लो होता है। तो उसको दबाए, परिंदों से भी बच जाता है। हमारा जो प्लांट पॉपुलेशन है, जो हमारा मतलब क्या प्लान है ना, हम 65,000 पौधे और 80,000 पौधे ये हम फी एकड़ लगाते हैं। 65,000 और 80,000 पौधे। अच्छा, इसके बाद फिर हम पहला डोज देते हैं तकरीबन 50-55
दिन के बाद हम पहला डोज देते हैं यूरिया का, उसको हम मतलब पानी में फ्लड करते हैं, दूसरे तीसरे पानी में, दूसरे तीसरे पानी में, मतलब जब इसकी पूरी जर्मिनेशन हो जाए, फसल पूरा निकल जाए, हाँ। तकरीबन 50-55-60 डेज के दरमियान मतलब इसकी जर्मिनेशन पूरी हो जाती है। तो उस दिन हम नाइट्रोजन का पहला डोज हम डालते हैं, हम यूरिया एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन यूज करते हैं। उसके साथ फिर हम जो है थोड़ा बहुत हम वो भी लगाते हैं, ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है ना जो गैलन मिलते हैं, इस तरह फ्लड वन है या ब्लूम स्ट्रक्चर, मुख्तलिफ रिक्लेमर हो गया, हाँ ये पोरस, ये हम लगाते हैं। उसके बाद मतलब हमारा यूरिया का मतलब हम कम से कम एक डोज देते हैं ना, कभी कभार हम 2 डोज भी देते हैं। फिर जाके मतलब नवंबर दिसंबर में हम जो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर नाइट्रोजन कैन, और कम से कम मतलब कम से कम 2 एप्लीकेशन हम कैन के देते हैं, 1 बोरी फी एकड़। उसके साथ हम नाइट्रोफास की 1 बोरी भी डालते हैं ना, तो नाइट्रोफास में नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है, उसे भी कम से कम हम 2 एप्लीकेशन करते हैं, 1 बैग फी एकड़ हम उसकी 2 एप्लीकेशन करते हैं नाइट्रोफास की। उसके साथ क्या डालना है? उसके साथ हम कैन डालते हैं, ठीक है, कैन गुवारा डालते हैं ना, कैन गुवारा 50-50 किलो दोनों, 50-50 किलो दोनों। ठीक है। फिर चूंकि सर्दियों में चूंकि मौसम सर्द होता है, कोहरा पड़ता है, तो हम फिर इस अमाइनो एसिड का इस्तेमाल हम करते हैं ना, स्प्रे के कम से कम 2 या 3 एप्लीकेशन हम अमाइनो एसिड के करते हैं। और फिर हम पोटाशियम नाइट्रेट, क्योंकि पोटाशियम नाइट्रेट भी एक अच्छा, एक तो सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर भी है, दूसरा स्ट्रेस भी, पौधे को स्ट्रेस से भी बचाता है ना, तो हम 2 एप्लीकेशन पोटाशियम नाइट्रेट की करते हैं और 2 से 3 एप्लीकेशन हम इजाबयान की करते हैं। अच्छा, फिर जब मतलब मौसम ठंड ख़त्म हो जाती है, मतलब हम जाते हैं 15 जनवरी के बाद हम चले जाते हैं, तो फिर हम अमोनियम सल्फेट और पोटाश का इस्तेमाल और सल्फर का इस्तेमाल हम शुरू करते हैं। सल्फर और पोटाश, सल्फर अलहदा, SOP अलहदा, और जो है ये अमोनियम सल्फेट जिसमें अमोनिया भी है और सल्फर भी है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। लहसुन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो पोटाश और सल्फर है। पोटाश और सल्फर से इसका साइज भी बनता है, इसकी हेल्थ भी बनती है और इसकी क्वालिटी भी बनती है। ठीक है। अच्छा, मैं अभी थोड़ा सा बताऊँ कि लहसुन के 2 फेजेस है, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, एक है इसका वेजिटेटिव फेज, एक है इसका रिप्रोडक्टिव फेज। जितना आपका पौधा हेल्दी होगा उतना बड़ा उसका बल्ब बनेगा, उतनी ज़्यादा उसकी पैदावार आएगी। तो बजाई से लेके आपकी फरवरी तक ये इसकी बढ़ोतरी का स्टेज है, तो इसमें आपने मैक्सिमम नाइट्रोजन और मैक्सिमम फास्फोरस देनी है ताकि इसका वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब बढ़ जाए, इसकी मतलब तना मोटा हो, इसकी पत्ते ज़्यादा निकले, ये लश ग्रीन हो। तो ये गैप जो है ना, फरवरी का गैप, सितंबर से फरवरी का, इसमें आप मैक्सिमम फास्फोरस और नाइट्रोजन दें। इसके बाद मार्च में ये बल्ब बनाना शुरू कर देता है, तो जब इसका बल्ब बनाना शुरू हो जाए तो उस टाइम आपने उसको सल्फर देना है, उसको आपने पोटाश देना है। सल्फर और पोटाश से इसका साइज बनेगा, इसकी क्वालिटी बनेगी। और इसके साथ फिर अपने NPK का स्प्रे भी शुरू करना है। ठीक है। NPK के लिए कोशिश करें आप जो है पहला डोज आप वो रखें जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो, फिर दूसरा डोज आप वो रखें जिसमें पोटाश ज़्यादा हो। तो कम से कम 2 से लेकर 3 एप्लीकेशन जो है ये हम NPK के करते हैं। ठीक है। और फरवरी के महीने में, फरवरी और मार्च का महीना, ये चूँकि बीमारियों का महीना है, इसमें थ्रिप्स का अटैक भी आता है, इसमें जो है जो हमारे लीफ के डिजीज है ना वो भी आते हैं। तो खासकर जितने भी ड्राई एरियाज है ना पंजाब के, जिस तरह चकवाल हो गया, जिस तरह हमारा जो है पटोहा रीजन है या ड्राई जोन्स है, जिस तरह साउथ पंजाब है, तो वहाँ पे थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो फरवरी के महीने में हम थ्रिप्स के लिए स्प्रे रिकमेंड करते हैं। तो थ्रिप्स के लिए बेहतरीन जो है वो लिम्फ्लेक्सी सिंजेंटा कंपनी का और बाइफिन्थ्रीन टालस्टार ये FMC कंपनी का, वो हम रिकमेंड करते हैं कि वो अब इसके लिए कम से कम 1 एप्लीकेशन या 2 एप्लीकेशन हम यहाँ पे मतलब ज़रूरत के मुताबिक एप्लीकेशन करते हैं ना। एक दफ़ा फिर बताएं। सिंजेंटा की वॉल्यूमफ्लेक्सी, लिवोफ्लेक्सी, वॉल्यूमफ्लेक्सी प्लस उसके साथ टालस्टार वॉल्यूमफ्लेक्सी सिंजेंटा की है, टालस्टार FMC कंपनी की है। टालस्टार वॉल्यूमफ्लेक्सी 80 ml फी एकड़ और टालस्टार जो है वो 50 ml पर टैंक की, 20 लीटर की टैंक, ये डाल के आप उसके लिए थ्रिप्स की स्प्रे कर सकते हैं। और इसके साथ आप ये अरेस्टा कंपनी का टॉप्सन M, ये फंजीसाइड है, जिसको आपने स्प्रे करना है। इसको भी स्प्रे करें? इसको 400 ग्राम का पैक? नहीं, टॉप्सन M जो है 400 ग्राम का पैक होता है। उसको आपने 100 लीटर पानी में हल करके उसके साथ आपने 80 ml वॉल्यूमफ्लेक्सी मिला के
उसका उसका 100 लीटर महलूल बनाना है, उसका अपने 5 टैंकी में स्प्रे करना है, ठीक और हर टैंकी में आपने 50 ml जो है ये टॉल स्टार डालनी है, ये टॉल स्टार वॉल्यूम फ्लेक्सी और टॉप्सन है मिक्स कर मिक्स लेनी है। करके, और उसमें आप 50 ml जो है टॉल स्टार मिला के उसका स्प्रे कर ले। टॉल स्टार TALSTAR, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको फंगल डिजीज से भी छुटकारा मिल जाएगा इंशाल्लाह। आपको तो आपका तरफ भी खत्म हो जाएगा, और आपके उसमें जो सुंडी है, ये जो कीड़े मकोड़े है वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो कम से कम एक एप्लीकेशन एरिया के हिसाब से 1 से लेकर 3 एप्लीकेशन ये लाजमी ये करनी मार्च चाहिए। में करें, ये फरवरी से लेके मार्च के महीने में ये लाजमी करें। लाजमी करनी है। ठीक है। इसके बाद अपने NPK भी अपना रूटीन रखना है, कम से कम 3 एप्लीकेशन करनी चाहिए। इसके बाद अगर आप मतलब मार्च में अगर आप जिस तरह मैंने बताया फोरस स्ट्रक्चर और फ्लड वन, ये अगर आप एक और डोज भी दे देना तो बहुत बेहतर हो जाएगा पोटाश के साथ मिला के। ठीक है। और फिर जो है मतलब 20 मार्च के बाद ये जो है फूल निकलता है। लहसुन की 2 किस्में हैं, एक को हम कहते हैं हार्ड नेक, एक को हम कहते हैं सॉफ्ट नेक। जो हमारा देसी लहसुन है वो सॉफ्ट नेक है, ये जो NSE-J1 है हार्ड नेक है। हार्ड नेक की निशानी है कि ये फूल निकालता है, उसको हम कहते हैं स्केप। तो स्केप को तोड़ा जाता है। अगर आप स्केप को ना तोड़ें तो इसका जो नीचे बल्ब है ना वो छोटा रह जाएगा। अगर आप स्केप को तोड़ेंगे तो इसका बल्ब बड़ा रह जाएगा। कोशिश करें स्केप को आप जो है 2 से 3 इंच के, जब ये 2 से 3 इंच का हो जाए ना तो उसको आप तोड़े, पूरी तौर पर उसको तोड़ना, 2 से 3 इंच के दरमियान इसको तोड़ना चाहिए। तो ये तो ज्यादा तोड़ना चाहिए या थोड़ा, जैसे मतलब इसको मतलब 2 से 3 इंच तना इसका छोड़ना है। इसके अलावा उसको मतलब उसको काटना है। अच्छा 2-3 इंच और हाथ से टूट जाता है, इजीली टूट जाता है। ये जो स्केप का तोड़ने का बनाना नहीं, कम से कम आपने 4 से 5 दफा आपने मतलब जमीन में, क्योंकि एक दफा नहीं निकलता। पहले जब निकला है उसको तोड़ दे, फिर निकला है फिर तोड़ दे, फिर निकला है फिर तोड़ दे। जब कंप्लीट खत्म हो जाए ना तो फिर आप इसको छोड़े, क्योंकि अगर आप स्केप नहीं तोड़ेंगे तो आपका बल्ब बिल्कुल नहीं बनेगा। आपका बल्ब मुश्किल 50-60 ग्राम बनेगा। और अगर आप स्केप तोड़ेंगे, जिस तरह ये फसल है इंशाल्लाह, इसमें मतलब हमारे जितने भी मिक्सिंग पौधे होंगे ना वो हमारे इंशाल्लाह 800-1000 ग्राम के दरमियान होंगे। तो फिर जो है तकरीबन इसकी मैच्योरिटी शुरू हो जाती है 6-7-8 मई से इसकी मैच्योरिटी शुरू हो जाती है, फिर इसकी पटाई होती है। तो यहाँ पे मैं एक पैगाम दूँ जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, क्योंकि जहाँ पे पैसा आ जाता है वहाँ पे लालच लाजमी आ जाती है ना, पैसे के साथ लालच लाजमी है। कुछ लोग जो है वो एडवांस बुकिंग करके फिर लालच करके जो है वो ताज़ा लहसुन, कच्चा लहसुन उकालते हैं, जिससे ख़रीदार की बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हो जाता है। तो खुदा मैं अपने फार्मर्स को ये बताऊँ कि जीवन अल्लाह की एक नेमत है, इनकी जो इनकम है ना ये इसके साथ कोई चीज़ मुआवजा नहीं कर सकती। तो इसमें भी अगर आप लालच करेंगे तो ये तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही नामुनासिब बात होगी। तो फसल को पूरा मैच्योर होने दें, जब फसल पूरा मैच्योर होगा इसको आप उकाड़ेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, और आपके जो लेने वाला होगा उसको भी फ़ायदा होगा। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना फसल ज़्यादा मैच्योर हो जाए खेत में उतना उसका वजन ज़्यादा होगा। अगर आप फसल को कच्चा निकालेंगे उसका उतना वजन नहीं बनेगा जितना वजन जो है मैच्योर का सीड का होता है। तो कोशिश करें कि जो सितंबर की काश है वो 6-7 मई से 8 मई से जो है इसकी पटाई शुरू करें, उसको प्रॉपर मैच्योर कर ले। इसकी पटाई का क्या तरीका है, हम तो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग करते हैं, मशीन से करते हैं। इसकी हम पटाई करते हैं, फिर उसको मतलब हम झाड़ते हैं, फिर उसको हम लेके जाते हैं अपने स्टोर में। हमारे पास बड़े बड़े गोदाम है, वहाँ पे उसको हम 2 दिन जो है पार्सल शेड में रखते हैं। तो जब 2 दिन ये पार्सल शेड में रह जाए तो इससे जो मिक्सिंग इसकी मॉइस्चर है ना वो ये लॉस करता है। फिर इसके हम छोटी छोटी गीड़े बना के उसको हम मतलब हैंग करते हैं अपने स्टोर में। और उसके बाद मतलब ये जो हमारा जो हम अपने सीड के लिए रखते हैं वो जाके हम अगस्त में उसको उतार के उसके क्लोज बना के उसको हम फिर आगे बिजाई के लिए लाते हैं। जी जी नहीं जी दोस्तों, और वो संभाल के लिए जो लोग धूप लगवा के, मतलब अभी आज पटाई हुई है और उसको 1-2 दिन जमीन में पड़ा रहने दे, पटाई करके धूप लग गई है, उसका वो मॉइस्चर जो है वो खुशक हो गया, 2 दिन बाद उसको जाके अपना अंदर स्टोर रूम में हवादार कमरे में रखें, क्या ये नहीं ठीक? अच्छा, इसके मतलब स्टोर करने का ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे मतलब फसल ख़राब हो जाती है ना मैक्सिमम। और इसको हम कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ना, कि मतलब पटाई के बाद कितना नुकसान मतलब आपको, तो ये तकरीबन 30-40% तक लोगों से ज़ाया हो जाता है। वो बहुत बड़ा रेशो है ना। तो इसके लिए मतलब 2 तरीके इम्पोर्टेंट हैं। एक तो इसमें अभी सिक्योरिटी रिस्क भी शामिल है, क्योंकि लोग जो है इसको ओपन खेत में छोड़ नहीं सकते। तो इसके 2 तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपके पास जगह है, आपके पास स्टोर है, तो उसको उखाड़ के ले जाए अपने स्टोर में, वहाँ पे इसको 2 दिन खुला रखने दें पार्शल शेड में, मतलब पार्शल शेड में या शेड के अंदर
2 दिन जब ये पड़ा रहे तो इससे जो मैक्सिमम मॉइस्चर है ना वो निकल जाता जहाँ है। धूप डायरेक्टली नहीं लगती, जब इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट लगती है हाँ। वहाँ पे उसको अब 2 दिन सिखाए, फिर इसकी छोटी छोटी गीड़ियाँ बनाए ना, मतलब 8 बल्ब की 10 बल्ब की गीड़ियाँ बना के उसको आप हैंग करें, गुच्छी छोटी इसकी छोटी छोटी गुच्छियाँ बनाए, ठीक है। अगर किसी फार्मर ने इसको 2 दिन फील्ड में रखना है तो उसका क्या तरीका होगा, जब ये खेत से निकलता है ना तो इसका बल्ब बहुत कच्चा होता है, उसमें पानी का रेशो बहुत ज्यादा होता है ना, तो उसको आपने डायरेक्ट नहीं, उसको डायरेक्ट धूप नहीं लगवानी है। उसका तरीका क्या होता है कि आप इसकी छोटी छोटी डेरियां बनाए, एक डेरी के जो बल्ब है ना उसको दूसरी डेरी के पत्तों से छुपाए ताकि इसको डायरेक्ट सनलाइट ना लगे, ठीक है। तो वो 2 दिन खेत में पड़ा रहे, जब उसको 2 दिन धूप लग जाए फिर उसको जाके उठा के आप शिफ्ट करें अपने वेयर हाउस में, वहाँ पे उसको हैंग करें। लेकिन जो पहला तरीका है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, कि जाके या फसल में तंबू वगैरह लगा, या फसल में तंबू वगैरह लगा के उसके नीचे रखे ताकि धूप जो है इनडायरेक्टली फोकस करे और उसकी जो नमी है वो बेहतर हो जाए, मतलब वो, क्योंकि सबसे बेहतर क्वालिटी जो है वो तो उसकी बनती है जब उसको मतलब पार्शियल शेड में सुखाते हैं, फिर उसको स्टोर में हैंग करके उसको सुखाते हैं। लें जी दोस्तों, ये थी वीडियो एंड तक। इस्माइल भाई ने पूरा A to Z जो है कुछ मेरे सवाल किए और कुछ सवाल मेरे करने वालों के उन्होंने ऑटोमेटिकली मेरे सवालों से भी अच्छे जवाब दिए। तो इसमें जिसका सीड अच्छा मिला है ना किसी अथेंटिक ग्रोवर से, किसी अच्छे इलाके का कोई अच्छा सीड, उसका सीड खराब हो ही नहीं सकता। जीवन में बहुत ही जो है ना वो नेचुरल पावर है शेल्फ लाइफ की, कि ये बहुत देर तक जो है ना वो खुद ब खुद ही ठीक रहता है। तो और कोई सवाल हो, किसी तरह की मालूमात हो, नंबर इस्माइल भाई का मेरा आपको चैनल पे नज़र आएगा, आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।